तो आज हम लोग पढ़ेंगे अवशोषण और स्वांगीकरण क्या होता है। इसके बारे में तो आप लोग परिचित होंगे, अवशोषण क्या होता है, स्वांगीकरण के बारे में शायद नहीं परिचित होंगे, है ना। तो स्वांगीकरण भी जो है अवशोषण की तरह ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। अब अंतर किस लेवल पे होता है तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमने आपने कुछ भी खाया पिया, कोई भी भोज्य पदार्थ है उसको हमने आपने खाया पिया, तो ये जो है घुलनशील अवस्था में होता है। अघुलनशील भोज्य पदार्थ मान लीजिए आपका जो अधिकांश होता है वो ठोस ही होता है, ठीक ना। तो ये कैसा होता है, अघुलनशील होता है, अघुलनशील। और फिर जो है इस पे एंजाइम वगैरह का प्रभाव डाल करके जो है धीरे धीरे इसको कैसे बनाया जाता है, तो घुलनशील बनाया जाता है। और जब इसको घुलनशील बना लिया जाता है तो घुलनशील होने के बाद इसको शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। और अवशोषित होने के बाद, ठीक है ना, अवशोषित होने के बाद अब देखिए अवशोषण का मतलब क्या हो गया कि घुलनशील बनाने के बाद शरीर द्वारा क्या किया जाता है, इसको सोखा जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण। बात समझे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अवशोषण क्या होता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर जो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा, धान है ना, धान का पौधा जो सबसे बढ़िया रहेगा, मान लीजिए धान का पौधा है। अब इसको जो है हम लोग जो है यूरिया डालते हैं खेत में। तो यूरिया क्या होता है, खेत में शायद पानी उनी भर के डालते हैं, नमी रहना चाहिए उसमें, ऐसा होता है ना। शायद इसमें कुछ लोग नेपाल उपाल से आए होंगे, नहीं पता होगा। भूटान, नेपाल, अच्छा भूटान से। तो इसमें जो है यूरिया जब पानी के साथ मिल जाता है तो ये घोल के रूप में हो जाता है। और जब घोल के रूप में हो जाता है तो जो धान का पौधा होता है इसको पानी सहित घोल को क्या करता है, ये अवशोषित करता है, ठीक ना। क्या करता है, अवशोषित करता है। और अवशोषित करने के बाद फिर धान का पौधा क्या करता है कि जो जल होता है इसको वाष्प के रूप में उड़ा देता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान भाप के रूप में क्या करता है, इसको निकाल देता है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो है यूरिया जो होता है उसमें तत्व भी तो होते हैं, तो तत्व को बचा लेता है और जल को उड़ा देता है। तो जो तत्व को बचा लिया उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। मतलब अवशोषण के बाद ही स्वांगीकरण होगा, उसके पहले नहीं होगा। और सुनिए, कोई दिक्कत, ठीक। अब जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो है भोजन पदार्थ जो गलित अवस्था में कन्वर्ट हो गया, घुलनशील हो गया। घुलनशील होने के बाद क्या किया जाएगा, उसको जो है शरीर के कोशिकांगों द्वारा अवशोषित किया जाता है। अवशोषित करने के बाद जो है, जो तरल अवस्था वाले पदार्थ होते हैं जैसे हमारा जल वगैरह, जो उसमें मात्रा होता है, जल की जो मात्रा होती है उसको क्या कर दिया जाता है, शरीर से जो है विभिन्न माध्यमों के द्वारा, जैसे हमारे आपके शरीर में जो है यूरिन के माध्यम से, या फिर जो हम कह सकते हैं कि पसीने वाली जो ग्रंथियां होती हैं, स्वेट ग्लैंड जो होती हैं, उनके माध्यम से क्या कर दिया जाता है, इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारा जो है स्वांगीकरण जो है एक ऐसा पृथक्करण है जिसमें आवश्यक तत्वों को रोक लिया जाता है। किसको रोका जाता है, आवश्यक तत्वों को, ठीक ना। और बाकी को जो है द्रव अवस्था वाले पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से धान वाला एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा, है ना, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा आसान है, ठीक। तो अवशोषण और स्वांगीकरण क्या होता है, तो धान वाले मामले में याद रखेंगे कि धान का खेती होता है तो उसमें जो खाद डालते हैं तो उसके पहले उसमें नमी होना चाहिए।
नमी होना चाहिए तो क्या करेगा, जो धान का पौधा है वो नमी को सोखेगा, तो नमी के साथ यूरिया मना कर देगा, नहीं हम नहीं जाएंगे, ऐसा है, नहीं करेगा ना। तो यूरिया भी जो है जल के साथ जो है धान के पौधे में प्रवेश कर जाता है। अब पता लगा धान के पास हाथ पैर तो है नहीं कि नहीं यूरिया इसको पकड़ खा लो, पानी छोड़ दो। जैसे कुछ लोग के जो है आदत होता है ना, शादी दिन जाते हैं तो पनीर ज्यादा ध्यान देते हैं। जी सर, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, तो अपना अपना फीलिंग बता रहे हैं लोग। ठीक, तो यहाँ पे जो है तो पौधों के पास जो है, इसको समझना आसान पौधों में इसलिए है क्योंकि पौधों के पास हाथ पैर नहीं होता है, वो घोल के रूप में उनको आपने जो दिया वो अवशोषित कर लिए, अवशोषित करने के बाद उसमें से पानी उड़ा देते हैं और जो आवश्यक तत्व होते हैं उसको रोक लेते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अवशोषण एवं स्वांगीकरण। बात समझ आई, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक, इसको बना लीजिए। इसमें लिखिएगा तो इसमें जो हम लोग पहले क्या दिखाएंगे कि भोजन जो होता है ये हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो अगलित अवस्था में होता है, गलित अवस्था में अगलित, धीरे धीरे इसको क्या किया जाता है, गलित अवस्था में या घुलनशील अवस्था में कन्वर्ट किया जाता है। घुलनशील अवस्था में होने के बाद जो है फिर क्या किया जाता है कि इसको जो है अवशोषित किया जाता है। अवशोषित होने के बाद कोशिकाओं के द्वारा जो है, क्योंकि कोशिका में पदार्थों का आवागमन होता है ना, कोशिका द्रव्य में, तो कोशिकाओं के द्वारा जो इसको क्या कर लिया जाता है, इसको सोख लिया जाता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वांगीकरण। अब किसको सोखा जाता है, तो आवश्यक तत्व, ठीक है ना, लिखिएगा। मानव में अघुलनशील पदार्थों को पहले घुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है। घुलनशील अवस्था में बदल दिया जाता है और फिर इन घुलनशील पदार्थों से कोशिकाओं द्वारा आवश्यक तत्वों को सोख लिया जाता है। या अवशोषित कर लिया जाता है। इसे ही स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो स्वांगीकरण क्या होता है, बात समझ आएगी। देखिए एक बात और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में जो है भोजन तो जो है आमाशय में डाइजेस्ट होगा, तो आमाशय में डाइजेस्ट होगा तो क्या कोशिका जो है केवल यही टंकी वाले भाग में और कहीं नहीं है, सब जगह है ना। तो हाथ पैर में भी कोशिका है। अब वहां तक कैसे जाएगा, तो वहां तक जो है ये जाने के वहां तक चल के जाएगा ऊर्जा के रूप में।
वहां तक जब चल के जाएगा तब वहां कोशिकाओं द्वारा अवशोषित किया जाता है। मतलब कोशिकाओं द्वारा जो तत्वों को अवशोषित किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण। ठीक है ना, बात समझ आई? कोई दिक्कत? कंप्लीट हुई भैया।